अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं नावल वेन सॉरी ईवल लव अस कलम वेंसी और डॉल एपिसोड नंबर 9 लेकर आई हूँ, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम आज बहुत तुम आज बहुत खुश हो ना, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं बुखार दिमाग को तो नहीं चढ़ गया। वो शरारत से कहता है, इसका हाथ पकड़ते अपने पास बिठाकर इसके कमर के गिर्द हसार बांध गया। ओ अच्छा, नहीं, मैंने आज से फ़ैसला किया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। वो इसके गाल पर हाथ रखी नरमी से बोली, वाओ गुड, अच्छा है तुम्हें अक्ल तो आई। वो मुस्कुराता कहता है, इसके गाल चूमने लगा। वो कहते हैं ना, देर देर आए दुरुस्त आए, मेरा वो हिसाब है। लेकिन छोड़ो, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। मैं ज़रा अभी आई। वो मुस्कुराती बोलकर इससे दूर होती कमरे से निकल गई, तो शाहवीर भी मुस्कुराता चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। लेकिन अब इसने एक ही सिप लिया था जब चीखा कप वापस रख गया, जबकि सानिया दरवाजे की ओर से चुपकर इसे देख रही थी। वहाँ खड़ी ही कहका लगा उठी। इसे देख शाहवीर ने तेज़ नज़रों से इसे घूरा। तुम पागल हो, चाय में मिर्ची कौन डालता है? वो दांत पीसता गुस्से से बोला, जबकि ज़बान अब तक मिर्ची से जल रही थी। मैं, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत बोलते हो, वो भी मेरे खिलाफ। तो मैंने सोचा तुम्हें तीखी चाय टेस्ट करवाऊँ और तुम्हारी बोलती बंद करवा दूँ। वो अदा से कहती मुस्कुराने लगी, उफ़, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें तंग करता हूँ यार, लेकिन तुम तो बदले लेती हो। वो झंझोड़ कर गहरा सांस लेने लगा। अच्छा सॉरी, अब नहीं लूँगी बदला। वो दूसरा कप जो है ना चाय का, वो अच्छी चाय है, वो पी लो, ज़बान जलना बंद हो जाएगी। वो सीरियस अंदाज में बोली, तो शाहबीर ने इसकी बात पर अमल करते दूसरा कप उठाकर चाय पी, तो इसे ज़बान पर जलन कम होती महसूस हुई। तुम बहुत शरारती होती जा रही हो सानिया। वो इस पर नज़रें जमाए बोला, तो वो सर झुका गई। अब इतनी भी नहीं हूँ कि तुम यूं तंज करो, वो मुंह बनाती बोली। तो शाहबीर ने घूर कर इसे देखा। हाँ, ये भी है, मैं ही ज़्यादा बोलता हूँ। वो शराफत से मुस्कुराहट दबाता बोला। तो सानिया ने इसके पास आकर इसके पास बैठते अपना सर शाहबीर के कंधे पर रखा, तो वो भी मुस्कुरा दिया। वो जो सो रहा था अचानक अपनी गर्दन पर पड़ती गर्म सांसों से आँख खोल गया। वो ज़रा चेहरा मोड़ कर देखा, तो रूही को अपनी गर्दन में चेहरा छुपाए देख लबों को दिलकश मुस्कुराहट ने छुआ, तो वो मज़ीद इसे खुद में भींच गया। वो रूही को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर बहुत खुश था, क्योंकि वो इस ईवल को अपने आप में बुरी तरह उलझा कर बेबस कर चुकी थी। वो बेबसी में भी मुतमईन था। आखिर वो इश्क थी इस ईवल का, जो इसे सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी थी। कुछ देर बाद इसे दूर होते इसके माथे को लबों से छूकर फ्रेश होने चला गया, और वो फिर फ्रेश होकर आया तो इसे तब भी सोते देख कमरे से निकल गया ताकि इसकी नींद खराब ना हो। ईवल ने कमरे से बाहर आते एक नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाते कॉल पिक होते दूसरी तरफ मौजूद शख्स को कुछ ज़रूरी हदायत देता फ़ोन बंद कर बाहर चला गया, जहाँ हल्की सी बारिश होती मौसम का दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। वो काफ़ी देर बाद हाथों में काफ़ी सारा सामान थामे अंदर आया, तो चारों तरफ अनूस खामोशी महसूस कर सामान वहीं छोड़ता कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आते इसकी पहली नज़र कंप्यूटर में दुबकी रूही पर पड़ी, जो अपनी नींदों में डूबी हर चीज़ से बेगाना थी। वो धीरे से वो धीरे से चलते इसके पास जा बैठा और इसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ मासूमियत सच्ची इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। यू आर सो प्रीशियस फॉर मी माई स्वीट हार्ट। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो मेरी जान। वो सरगोशी से इसके कान में बोला और इसके गर्दन पर झुका, जिससे वो जो नींद में थी कुछ अजीब सा महसूस कर धीरे से आंख खोल गई। लेकिन खुद पर झुके ईवल को देख इसकी धड़कनें मुंतशिर हुई। ईवल, अपने गर्दन पर महसूस होती जलन से रूही ने इसे दूर करके पुकारा, तो ईवल ने नज़र उठाते इसे देखा। गुड मॉर्निंग जानम, ईवल ने कहते इसके माथे को लबों से छुआ, तो वो सुर्ख होता चेहरा हाथों में छुपा गए। गुड मॉर्निंग ईवल, रूही सरगोशी से बोली, जबकि ईवल ने बस अपने लब हिलते महसूस किया, तो इसके हाथ चेहरे से हटाते बेख्तियार झुकते इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। रूही ने पहली आंखों से इसे देखा, इसके कंधे पर हाथ रखे ईवल ने इसके कमर में बाजू हायल करते इसे खुद में भींचा और मजीद शिद्दत से इसकी सांसें पीने लगा। कुछ देर बाद ईवल ने इसे दूर होते इसका सर गाल देख मुस्कुराहट दबाई और पीछे हुआ, तो वो रूही ने जैसे सुकून का सांस लिया। और डॉल, बहुत सो लिया, अब उठो और फ्रेश हो, ईवल नरमी से कहता इसे उठाने लगा। बहुत कहाँ सोई, अभी सुबह ही तो सोई थी, वो जल्दी से बोली, क्योंकि अपनी नींद के मामले में कहाँ कुछ बर्दाश्त करने वाली थी। अच्छा, लेकिन इतनी देर से क्यों सोई? वो धीरे से कहता है इसकी गर्दन पर बाइट करने लगा। रूही ने अपनी हथेलियाँ भीगती हुई महसूस की। वो आपने सोने नहीं दिया था, वो अब भी उठा दिया, वो मासूमियत से कहती मुंह बना गई।
ओह, तो तुम सो जाती, मैंने मना किया था। वो मुस्कुराहट दबाकर, जी हाँ, वो आप मुझे तंग कर रहे थे कि मैं सो ना पाऊँ। वो खबरी से इससे अपनी इसकी ही शिकायत लगा रही वो बेखबरी से इसकी शिकायत लगा रही थी, जबकि वो इसकी बातें सुनता इसकी मासूमियत का असीर हो रहा था। तंग कहाँ किया, मैं तो बस अपनी प्यारी सी जान को प्यार कर रहा था, वह समझाने वाले अंदाज में बोला और इसकी गर्दन की साइड पर बाइट किया। तो रूही ने तकलीफ और शर्म से आंखें मीची, जिसे देख ईवल ने मुस्कुराते दूरी बनाई। क्या बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा? तो कोई बात नहीं, मैं कुछ शॉवर के लिए ले जाता हूँ। ईवल ने संजीदगी से आबरू चुकाते पूछा। नहीं, हम खुद शॉवर ले सकते हैं। वो आंखें खोल जल्दी से बोली तो ईवल ने कहका लगाते इसे उठाकर बिठाया। ईवल, आप बहुत गंदे हैं, वो खुफकी से बोली। अभी रात को तो अच्छा कह रही थी, अब गंदा क्यों? ईवल ने आबरू चुकाते संजीदगी से पूछा, जबकि नज़र इसके वजूद पर थी जो इसकी ब्लू शर्ट पहने मासूम सी गुड़िया लग रही थी। तब आप हमारे पास नहीं आए थे ना, इसीलिए वो डरते से लहजे में बोली और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। यानी मुझे अपनी डॉल की नज़र में अच्छा रहने के लिए इसके पास नहीं आना चाहिए? ईवल ने सर लहजे में पूछा। जी हाँ, वो मासूमियत से सर हिलाने लगी, जबकि चेहरा दूसरी तरफ था। तो फिर मैं गंदा ही अच्छा हूँ, लेकिन तुमसे दूर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा और ना ही तुम्हें रहने दूंगा। ईवल जुनूनियत भरे लहजे में बोला तो रूही खौफजदा सी हो गई, जबकि वो उसके पास उठते कमरे से बाहर चला गया। इन्हें क्या हुआ? रूही ने इसे जाते देख कर खुद से पूछा, लेकिन फिर दिल पर हाथ रखती गहरे सांस लेने लगी। इसे ईवल की बातें मुश्किल से समझ आती थी। वो वापस कमरे में आया तो वो सोचों में डूबी हुई थी। येलो ड्रेस और फ्रेश होकर जल्दी आओ। ईवल ने इसे ड्रेस पकड़ाते सर लहजे में कहा तो इसके चेहरे की तरफ देखा। जल्दी से हाँ में सर हिलाकर वाशरूम की तरफ बढ़ी। ईवल ईवल ने इसे जाते देख गहरी सांस ली। यकीनन वो जिंदगी के हर मोड़ पर इसका बहुत ज़ब्त आजमाने वाली थी। वो सोचता बालों में हाथ फेरे कमरे से बाहर चला गया। वो लाउंज पर बैठा अपनी सोचों में गुम था। जब कदमों के हट पर मुड़ा देखा तो राबिया को देख नजरें वापस फेर गया। वो उंगलियां झटकाते इसके सामने आ रुकी। अली ने एक कहर बरसाती नज़र इस पर डाली और उठकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसी पर राबिया के पास उन झटके से मुड़ा लिया। आप मुझे भाई के पास छोड़ दे हमेशा के लिए। वो नज़रें शुक्र अटल से लहजे में बोली। चटाक। अली ने गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जो खौफ से सफ़ेद पड़ने लगी थी और आंसू बहाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। अली सर्द कहर ज़दा सा धाड़ा। राबिया ने डरते इससे 2 कदम दूरी बनाई। दफना दे। वो इल्तिजाया रोती सिसकती इसके कदमों में बैठ गई। अली ने सबसे मुठिया बीची और इसके मुकाबिल बैठा। बहुत शौक है तुम्हें मरने का, तो मैं तुम्हें ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। अली ने सर्द महरिशी से कहते इसका बाजू सख्त गिरफ्त में जकड़ा, जबकि वो इसका सर्द लहजा महसूस करके सहमी नज़रों से इसे देखने लगी। जब आप बात नहीं कर रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? वो रोती इसकी आंखों में देखती बोली। बात ना करने की वजह भी तुमने ही दी है, उठो यहाँ से। वो सर्द लहजे में कहता इसे उठाने लगा तो राबिया ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, जिसे देख अली ने सख्त और गिरफ्त और सख्त कर दी। सॉरी, मैंने कल गलत किया। वो अचानक बोलते इसके सीने से लगी तो अली को शिद्दत से एहसास हुआ कि इसे कुछ हुआ है। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। अली ने इसका चेहरा सामने करते फिक्रमंदी से कहा, मगर वो तो इसकी बाहों में ही होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। अली ने सोफे पर बिठाते इसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो आंखें नहीं खो रही थी। इसे देख अली ने जल्दी से उठाया और बाहर की तरफ भागा। बड़ा इसे गाड़ी में बैक सीट पर लिटाते खुद वो ड्राइविंग सीट संभालता वहाँ से निकलता चला गया, बगैर ही सोचे समझे कि आगे क्या हो सकता है। वो किचन में मौजूद अपने और रूही के लिए नाश्ता बना रहा था, जब अचानक बजते फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ और कॉल यस करता कौन से लगाया। अकबर मर चुका है, उमर ने बताया तो इसकी रग गुस्से से तन गई। ये कैसे हो सकता है उमर? वो तो कल भी जिंदा था। ईवल ने गुस्से से मुठिया भींचते सर लहजे में पूछा। अचानक रातों रात ये सब इसकी समझ से बाहर था। वो कल रात हमने आग लगाने के बजाय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और पुलिस और मीडिया के अचानक वहां जाने से अकबर के खिलाफ काफ़ी पुख्ता सबूत और गवाह के तौर पर अगवा हुई लड़कियां मिली, जिससे वो कल ही अकबर को अरेस्ट करके ले गए। लेकिन अभी सुबह ये पता चला कि किसी ने इसे पानी में जहर तेजाब मिलाते पिलाकर मार दिया है। वो तफसीलन धीरे से इसे बताने लगा, जिसे सुनते ही वह सोच में डूब गया कि ये कौन कर सकता है। जो होना था हो गया, मलिक पर नज़र रखो। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। मलिक कल एक डील करने वाला है जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां बेचना, और ये खबर पक्की है। वो संजीदगी से बताकर खामोश हो गया। ओके, आज रात विला में मिलते हैं। वो कहते फ़ोन बंद करते नाश्ते की ट्रे लिए कमरे की तरफ बढ़ा। वो फ्रेश सी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। जब बीवल कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देख रूही चेहरा झुका गई। इसे पहले इसे डर लगता था, लेकिन आज इसे देख शर्म आ रही थी, जबकि ईवल इसके महके वजूद में चेहरे
पर बिखरे हया के रंग देख समराइज हुआ। वो ट्रे टेबल पर रखते खुद बेड पर बैठ गया और नजरें इसके वजूद का जायजा लेने लगी, जो इसकी लाई गई रेड शॉर्ट फ्रॉक के साथ हम रंग पजामा पहने, बाल से पुष्ट पर खुले छोड़े इंतहा की दिलकश लग रही थी। और फिर गजब ढाती नीली सुर्ख होती आंखें इवल की धड़कनें तेज कर गई थी। यहाँ आओ मेरे पास, इवल इसे देख नरमी से अपने पास बुलाते कहा, जबकि वो एक नज़र इसके देख नज़रें वापस से झुकाती छोटे छोटे कदम उठाती इसके पास आके, जान मेरी तरफ देखो, इवल ने इसका हाथ पकड़ते कहा। तो रूही ने नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर बिना लम्हे ज़ाया किए तौक़ुफ़ किए इवल ने इसे झटके से खींचते अपने ऊपर गिराया तो वो इसकी गोद में गिरी और सहम कर आंखें बंद कर गई। अब देखो मेरी तरफ, इवल ने इसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर करते इसे अपनी तरफ देखने पर लफ्ज़ पर जोर देते कहा। तो रूही ने नज़रें उठाकर इसे देखा, लेकिन फ़ौरन ही नज़रें झुका गई, यूँ बार बार नज़रें झुकाकर तुम बस मुझे बहका रही हो, इवल ने इसके कान के पास सरगोशी करते कहा। तो रूही ने कन्फ्यूज होते निचले लब को दांतों से कुचलने लगी। इवल ने इसकी कमर पर गिरफ्त बनाते इसे अपने और पास किया और फिर एक हाथ से इसका चेहरा ऊपर करके अपने चेहरे के करीब करते अपने लबों से इसका निचला लब दांतों से खींचकर आज़ाद करवाया और अपने दांतों में लॉक करते इसके निचले लब को दांतों से काटकर पीछे हुआ। तो रूही ने गहरी सांस ली और इवल की बाहों में लरज रही थी। इस पर जुल्म करने के लिए मैं हूँ ना जानम, तुम सिर्फ इनका ख्याल रखा करो, इवल ने इसके निचले लब को सहलाते नरम खुमारज़दा सा बोला। तो रूही ने लबों पर जबान फेरते इसका हाथ पकड़कर पीछे किया, लेकिन इवल ने सख्त नज़रों से इसे देख इसके लबों पर झुकते इसकी सांसें रोक दी। रूही सहमी हुई चिड़िया की तरह अपनी इसकी पनाह में कांप रही थी। इवल की बढ़ती शिद्दतों को महसूस कर रूही ने इसके निचले होंठ पर दांत गाड़े तो इवल ने तबस्सुम होते चमकती आंखों से इसकी गाल सहलाए और फिर अगले ही लम्हे इसे दूर होते इसे बेड पर लिटाते इस पर झुका। रूही ने गहरी सांस लेते इसे दूर करना चाहा, लेकिन इसके हाथ को अपनी कमर पर रेंगता हुआ पाकर वो आंखें मींच गई। वो उसकी कुर्बत में अपनी बेतरतीब होती धड़कनों से घबरा रही थी। यू आर द ओनली वन हु आई लव क्रेजीली, तुम वाहिद हो जिससे मैं दीवाना वार मोहब्बत करता हूँ, इवल ने बोझल से लहजे में इसके लबों से लब मिस करते सरगोशी में कहा। तो रूही इसकी हरकत और लफ्ज़ों पर अपना सांस तक रोक गई थी। सांस लो जाना, वरना मैं सांस रोकूंगा तो फिर मुश्किल से ही सांस ले पाओगे, इवल ने खुमारज़दा नज़रें इसके चेहरे पर टिकाते कहा और इसकी गर्दन पर झुकते अपना भीगा लम्ब छोड़ा। तो रूही ने इवल की गर्दन में अपने नाखून गाड़े जिसे इसकी मज़ाहमत को समझते इवल ने इसके दोनों हाथ गिरफ्त में लेते इसे सर से पिन किया। तो इवल मुझे छोड़े, भूख लगी है, वो उसकी जुनूनी से घबराती मिनमिनाए, जबकि माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही मूंदें चमक रही थी। जान पहले मेरी भूख तो मिटा लें, वो दो मिटा लेने दो, वो उसके कान की लू को लबों में दबाए बोला और आखिर में दांत गाड़े तो वो सिस्सी करती खुद में सिमटने लगी। आप बाद में अपनी भूख मिटा लीजिएगा इवल, वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर लड़खड़ाए से लहजे में बोली। तो इवल ने इसके लबों को छूकर पीछे हुआ। रूही ने गहरी सांस ली, इसे अपना दिल बाहर आता महसूस हो रहा था। ये भी ठीक है, लेकिन फिर अपनी बात से मुकरना मत, वो सर्द लहजे में बोला। तो रूही ने शराफत से सर हाँ में हिलाया। तो इवल ने इसे उठाकर बिठाया और नाश्ते की ट्रे इसके सामने रखी, लेकिन इसे कुछ खाता ना देख इवल खुद ही इसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा, जिस पर रूही ने नफ़ी में सर हिलाते मना कर दिया, लेकिन इवल के सख्त नज़रों से देखने पर खामोश हो गई। ये आपने बनाया है? रूही ने कन्फ्यूज होते पूछा। हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लगा? इवल नरमी से बोला। अच्छा, मैंने ना उसके सारे मतलब देखे हैं, तो लाइक ये अच्छे हैं सारे हीरोज़ ना, कुकिंग कर लेते हैं ऐसे ही होने चाहिए। मेरा बड़ा भाई भी कर लेता है, लेकिन अब वो सऊदी होते हैं एंड आई रियली मिस हिम। नहीं मतलब आपको खाना बनाना आता है? वो हैरानगी से पूछ रही थी, जबकि इवल इसके निखरे से रूप को देख रहा था। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब देते इवल ने इसके चेहरे पर आती लटों को कान के पीछे किया, जो एकदम से बुखला कर पीछे हुई थी, जिस पर इवल ने मुठियाँ भींचते अपना हाथ पीछे किया। हम यहाँ कब तक हैं इवल? रूही ने इसकी नज़रों से उलझन का शिकार होते अटकती बोली। आज शाम तक, इसके बाद घर चलेंगे। वो बताता अपनी कॉफ़ी का कप उठाते कमरे से बाहर चला गया। तो वो सुकून का सांस लेती खुद ही नाश्ता करने लगी। इवल ने दरवाजे के पास रुकते इसे देखा तो गहरी सांस ले गया, क्योंकि वो पहले इसके हाथ से ठीक से नाश्ता नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो बाहर आ गया था। इवल ने सर झटका और लाउंज की तरफ बढ़ा। इवल ने कमरे से बाहर आते फ़ोन निकालते शाहवीर का नंबर मिलाया, जो कि 3-4 कॉल्स के बाद उठा लिया गया था। शाहवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो फ़ोन का यस करते हुए संजीदगी से बोला। हाँ बोलो इवल, मैं सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ से शाह की संजीदगी से आवाज़ गूंजी। अकबर मर चुका है और मलिक को भी जल्द अज जल्द ख़त्म करना है, इसलिए तुम गुड़िया को इसके घर वालों के पास छोड़कर आज शाम ही विला पहुँचो। वो सर लहजे में बता रहा था, जबकि अकबर की मौत का सुनने से भी शौक लगा था। ये सब कैसे हुआ? वो परेशानी से पूछने लगा। भी जितना कहा है बस उतना करो।
ज़्यादा सवाल जवाब हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो सरद महरी से इसे कुछ भी कहने से बाज रख गया था, तो वो भी ओके कहता फ़ौरन से फ़ोन बंद कर गया था। लेकिन वो परेशान हुआ था, अचानक इतनी बड़ी खबर इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इवन ने अपने पीछे कदमों की छाप सुनते मुड़कर देखा तो रूही खड़ी से ही देख रही थी। वो कदम उठाती इसके पास जा रुका और वो दोनों लाउंज में खड़े एक दूसरे को ही देख रहे थे। हमारे साथ क्या हुआ ऐसे क्यों देख तुम्हारे हमारे साथ क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही वो हाथ की पूछ से इसके गाल से लाते पूछ रहा था। आप सबसे इतने गुस्से से बात क्यों करते हैं? रूही सवालिया अंदाज अपनाए बोली, जबकि पलकें लरस रही थी, क्योंकि वैसे ये बात नहीं समझते। वो इसकी आंखों में देख संजीदगी से बोला, क्योंकि आप कभी नरमी से बात ही नहीं करते, तो वो कैसे समझेंगे? वो तेज से कहकर 2 कदम पीछे हुई। नमक और ईवल इसकी हरकत देखी थी। तुमसे तो नरमी से बात करता हूँ, तुम भी कहाँ समझती हो? ईवल ने इसकी कमर में बाजू माइल करते इसे अपने करीब किया था, तो रूही ने लबों पर ज़बान फेरते इसे फिर से अपने पास देखा। वो कल से बार बार इसके पास आते इसे बुखलाने पर मजबूर कर रहा था। आपका नरमी से बात करना भी पत्थर मारने जैसा ही लगता है, वो बेसाख्ता ही कहती खौफ से आंखें मीच गई। ईवल ने आंखें छोटी कर घूरते इसे देखा। जब डर लगता है मुझसे तो ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे आंखें बंद करनी पड़े? ईवल ने धीरे से कहते इसकी नाक को लबों से सुर्ख और इसकी नाक को लबों से पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वो तो हम ऐसे ही बोल गए थे। वो कहती इसे ज़रा सी आंख खोल कर देखने लगी। हम सोच समझ कर बोला करो, कभी ऐसे ही बोलना भारी भी पड़ सकता है। वो इसके कान के करीब झुका बोला और इसकी शहरक सहलाने लगा। रूही लर्जी हाँ मैं सर हिला गई। अब मैं जाऊँ? रूही ने धीरे से पूछा। हाँ कहाँ? ईवल ने सर्द नज़रों से इसे देखा। वो मुझे नींद आ रही है। रूही ने नज़र चिकारते इसे अपनी परेशानी बताई। और अगर मैं ना सोने दूँ तो? ईवल ने आबरू चुकाई थी। तो मैं यही सो जाऊंगी, रूही ने कहते ही ईवल के पास वो तो इसके सीने पर सर रखा और आंखें बंद करके, जबकि ईवल इसकी हरकत पर मुतबस्सम होता आंखें बंद करता इसके गिर्द अपना हसार बांध गया। ईवल आपने बताया नहीं कि मेरे पास से आपकी खुशबू आ रही है या नहीं? रूही ने ईवल के पास से आती दिलफरेब सी महक को महसूस करते इसके सीने में चेहरा छुपाते गहरी सांस लेते पूछा। ईवल ने आंखें खोल गहरी सांस ली। ईवल को लगा वो बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। बेडरूम में जाकर आराम से बताता हूँ, ईवल ने कहते इसे उठाया जो डर से इसकी गर्दन में बाजू माइल कर गई थी। वो इसे कमरे में लाते बेड पर लिटाकर खुद भी लाइट ऑफ करके इसके पास ही आकर लेट गया। तो रूही ने आंखें खोलकर इसे देखा और फिर बगैर इसकी तरफ देख वापस बंद कर गई। ईवल ने मुस्कुराते इसे देखा। अभी मेरी खुशबू कम है तुम्हारे पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। ईवल ने इसकी कमर में बाजू माल करते इसे अपने पास किया और इसके लबों को छूते इसे खुद में पीछा। तो रूही ने इसके सीने पर हाथ रखते इसे दूर किया, जिससे ईवल ने सख्त नज़रों से इसे देखा। लेकिन वो शायद नींद में जा रही थी, इसीलिए कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। ईवल ने इसके गिर्द हज़ार बांधा तो वो नींद में कसमसाती दूर हुई और कुशन उठाते अपने सीने से लगाया। इसकी हरकत पर ईवल की आंखों में जुनून उतरा और ब्राउन आंखें सुर्ख हुई। तो ईवल ने गुस्से से इस कुशन को इससे अलग करते दूर उछाला और इसकी कमर में बाजू माइल करते इस पर झुका और इसकी गुलाब की पंखुड़ियों को अपने लबों में कैद कर लॉक करते शिद्दत से इसकी सांसें पीने लगा। रूही ने नींद में डूबी नीली आंखें खोली और खुद पर साया महसूस कर खोली, तो ईवल को देख इसे दूर होने लगी जो इसमें खोया हुआ था। पल में रूही की आंखों में पानी भर आया और वो बेआवाज़ रोती इसकी गिरफ्त में मचलने लगी। लेकिन ईवल इसकी मज़ाहमत पर मज़ीद बदमज़ा होता इसकी नाजुक सी जान को पर अपनी जुनून खेजियाँ लुटाने लगा। जब रूही ने निढाल होते मज़ाहमत तर्क कर आंखें मूंद ली, इसे अपने मुंह में अजीब सा जायका और लबों पर जलन महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद ईवल ने जब इसे कोई मज़ाहमत करते ना देख तो खुद ही इससे अलग होते इसे खुद में भींच गया। जबकि वह गहरे गहरे सांस लेती सख्ती से आंखें नीचे लेटी रही। इसे ईवल से खौफ महसूस होने लगा था। बस सो जाओ, ये तुम्हारी मज़ाहमत की सज़ा थी। ईवल ने रूही के लरसते वजूद को खुद में समोए नरमी से कहा तो वह गहरा सांस लेती सोने की कोशिश करने लगी, जबकि ईवल भी इसकी मध्यम चलती सांसों को महसूस कर खुद भी कुछ देर सोने का इरादे से आंखें मूंद गया। वो इसीलिए हॉस्पिटल आया और अब वो अंदर एडमिट थी जिसका चेकअप चल रहा था। वो परेशानी से बाहर बेंच पर बैठा डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा, दिल और दिमाग पर इसके ठीक होने की दुआ कर रहा था। डॉक्टर ने बाहर आते ही अली की तरफ कदम बढ़ाए। डॉक्टर माय वाइफ? वो परेशानी से पूछने लगा। वो ठीक है मिस्टर अली, बस जहनी दबाव का शिकार है जिससे इनकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, वो डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोला। वो इनको पहले से भी जानती थी इसीलिए इसने अपनायत से इसके कंधे पर हाथ रखते इसे अंदर जाने का इशारा करती खुद भी वहां से चले गए। जबकि अली नम होती आंखों को साफ करता अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर आबिया को आंखें मुंदे लेटे देख इसकी तरफ बढ़ा, जबकि इसके जर्दियाँ गुले चेहरे को देख इसका दिल जैसे मुरझा गया था। यार वैसे अकबर मतलब सुनने में तो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा गुंडा टाइप होगा और वो इतनी जल्दी मर गया, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो कह रहा था ना
क्या नाम है उसका, मलिक। मलिक कह रहा था कि मतलब मार दो उसको ना, हमारे खिलाफ सबूत ना दे दे। तो देखो क्या होता है। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। वो इसके पास खड़ा नरम लहजे में बोला, लेकिन इसे आंखें खोलते ना देख। अली ने इसके माथे से अपना माथा टिकाया, जिसे गनूदगी में जाती राबिया ने अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस की तो धीरे से आंखें खोलती अली को देखने लगी, जो आंखें बंद किए हुए था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राबिया ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो अली ने झट से आंखें खोल से इसे देखा। हम तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से घर जाने का पूछता हूँ। वो संजीदगी से इसके सर पर लब रखते कहकर वहाँ से चला गया, जबकि वो धीरे से मुस्कुराती आंखें मूंद गई। शाहवीर ने फ़ोन बंद कर गहरी सांस ली और इसे लाउंज में आया, जहाँ सानिया मौजूद थी। इसे देखकर शाहवीर ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए। जंगली बिल्ली, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, हम कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। वो संजीदगी से इसे देखते बोला, क्यों इतनी जल्दी, क्यों जाना है? वो सवाल ये फिर आ गया। वो सवालिया गोया हुई और अपने अपने हाथ में मौजूद चिप्स के पैकेट से चिप्स खाने लगी। वो मुझे कुछ काम है बहुत ज़रूरी, इसलिए शाम तक वहाँ पहुँचना है। शाहवीर ने इसके हाथ से प्लेट लेते समझाने वाले अंदाज में इसे बताया। शाहवीर, मेरी चिप्स वापस करो। वो मुंह बनाती बोली, तुम रेडी हो जाओ, बाद में खा लेना। शाहवीर ने इसे नरमी से कहा, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। बाद में नहीं, मैं बाद में रेडी हो जाऊँगी, पहले ये चिप्स खाने हैं। वो चिप्स खाने दो। वो खुबी से इसके हाथ से प्लेट लेती बोली तो शाहवीर ने घूर कर इसे देखा। पहले रेडी हो जाओ, फिर जो मर्जी करना, वो सख्ती से बोला। हो जाती हूँ रेडी, ऐसे भी क्या जल्दी है? वो सुकून से खाने में मसरूफ़ हो गई तो शाह ने मुठियाँ भींची। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अभी रेडी हो, फ़ौरन हो सकता है फ़ौरन हो सकती हो रेडी हो फ़ौरन हो सकती से फ़ौरन सख्ती से उसका बाजू पकड़ते से सोफे से उठाते बोला, जिसे सानिया के हाथ में मौजूद चिप्स की प्लेट नीचे गिर गई। तो सानिया ने सदमे से इसे और फिर चिप्स को देखा। हो रही हूँ तैयार। सानिया ने अपना बाजू बेरहमी से इसे छिड़वाते अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाई। यार ये भी ढीठ है। तो इसकी नाराज़गी को समझकर शाहवीर गहरी सांस ले गया। वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसकी बात प्यार से सुनते ही कहाँ थी। ईवल, मुझे बचा ले प्लीज़। वो रोती घुटनों में सर्दी से सक रही थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। कौन है, जाने दो मुझे। वो अपने सामने नमूदार होते साय से मुखातिब हुई, जिसने इसकी बात सुनकर कहकर लगाया, देखो पास मत आओ जाने दो, वरना ईवल तुम्हें मार देगा। वो लरसती पसीने से शराबूर अटकते से लहजे में खौफज़दा सी बोली, हा, जो खुद नहीं रहा वो हमें मारेगा। किसी का वहशतज़दा सा कहकर इसके कानों में गूंजा, जो रूही को कपकपाने पर मजबूर किया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ईवल। वो चीखी। अचानक से उठ बैठी। एक भयानक ख्वाब से जागती रूही ने अतराफ में नज़र घुमाई, जहाँ कोई नहीं था। ईवल का ख्याल आते ही वो बेड से उतरती, कमरे से भागी, जहाँ से अपनी तरफ आते ईवल से बुरी तरह से टकराई। ईवल ने इसके सोने के बाद सोने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मुसलसल दिमाग में चलते अकबर की मौत के ख्याल ने इसे सोने ना दिया। तो वो कमरे से बाहर आया और उमर से रब्ता करके पता करने को कहा कि अकबर के पानी में तेज़ाब किसने मिला कर दिया। वो जैसे ही इस इंसान का मालूम हो, इसे वेला के सेल में पहुंचा दो, इसे वेला के सेल में पहुंचाए। अभी वो मजीद बात करता कि अचानक ही रूही की चीख की आवाज़ सुनकर कॉल बंद करता कमरे की तरफ भागा था। जब अचानक ही कमरे से बाहर आती रूही से टकराया और इससे पहले कि वो नीचे गिरती से मजबूती से थाम गया। डोल, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ईवल ने इसका चेहरा थाम कर नरम फिक्रमंद से लहजे में पूछा। वो हमने ख्वाब में देखा कि कोई हमें आपसे दूर लेकर गया और इसने हमसे कहा कि आप मर गए। वो अटकते लहजे में बताते रोने लगी। ईवल का दिल रुक सा गया था। डोल, वो सिर्फ ख्वाब था। तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, जिंदा, बिल्कुल ठीक, और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ईवल ने इसके आंसू साफ करते समझाने वाले अंदाज में कहा, जबकि रूही हाँ में सर हिला गई। वो ईवल से क्या कहती कि इसे किसी वजह से अब इतना डर लग रहा था। इसे तो खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो जिस ईवल से खुद दूर जाना चाहती थी, अब इसे ख्वाब में भी दूर जाता देख क्यों तड़प उठी थी। ईवल ने इसके चुप न होते देख इसे अपने सीने से लगाया तो वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे और शिद्दत से रोने लगी। इसके रोने में रवानगी आते देख ईवल ने इसकी कमर से हिलाई तो चुप ही नहीं हो रही थी। रूही वो धीरे से इसे मुखातिब करने लगा, जो भी हिचकियाँ लेती रो रही थी। जी 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 ईवल। वो आंखें खोलती इसकी शर्ट के बटन को छेड़ती बोली, ईवल की जान, तुम ईवल का इश्क इसका पागलपन हो जो तुम्हें ईवल से दूर करेगा, बेमौत मारा जाएगा। ईवल ने इसके कान में सरगोशी करते कहा तो रूही का ईवल की शर्ट को छेड़ता हाथ रुक सा गया और वो सहमी नज़रों से इसे देखने लगी। ईवल ने इसकी नीली आंखों में खौफ देख इसके माथे को अपने लबों से छुआ तो वो खुद में सिमट सी गई थी। डोल, जाओ रेडी होकर आओ, घर के लिए निकलते हैं। वो धीरे से बोला तो रूही जल्दी से हाँ में सर हिलाती कमरे की तरफ बढ़ गई और अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ईवल के सामने कुछ कहने की हिम्मत कहाँ थी, इसीलिए महज सर हिलाते इसकी बात मान गई। अली डॉक्टर से घर जाने की इजाज़त लेता वापस राबिया के पास आए, लेकिन वहाँ कमरे में आते ही खाली बेड को देख वो परेशान
परेशानी से बाहर निकला और बाहर मौजूद नर्स से पूछा, जिन्होंने लाइल्मी का इजहार करते इसे मजीद परेशान कर दिया। फिर कुछ ही देर में वो पूरा हॉस्पिटल चेक करवा चुका था, लेकिन राबिया नहीं थी। वो कुछ सोचते वापस इसी कमरे में आया जहाँ वो इसे छोड़कर गया था और चारों तरफ नजरें घुमाकर कुछ गौर करने लगा। जब अली की नज़र बेड पर पड़े एक मोबाइल फ़ोन पर पड़ी जो शायद बज रहा था, वो तेज़ी से उठाने लगा, जो एक बार फिर वाइब्रेट होता बजने लगा था। अली ने फ़ोन यस कर कान से लगाए से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। हेलो, कौन है? अली ने सर से लहजे में कहा। उफ, इतनी बेचैनी भी क्या है हमें जानने की? दूसरी तरफ से किसी की सर्द आवाज़ गूंजी। शराफत से बताओ कौन हो, वरना अली ने गुस्से से पूछा। तुम्हारा हमदर्द हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है, दूसरी तरफ से संजीदगी से कहा गया। अली को अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। मेरी बीवी तुम्हारे पास? क्या मतलब? अली ने परेशानी से पूछा। मतलब कि हमने इसे तुम्हारी नज़रों के सामने से अगवा कर लिया, अब तब ही वापस तुम्हारे हवाले करेंगे जब तुम इवल को जान से मार दोगे। मुकाबिल के शातिराना चाल चलते कहा तो अली ने फ़ौरन ही बेड का सहारा लिया। क्या बकवास है ये मलिक? वो धाड़ा। इसे इवल के जिक्र से समझ आ गया था कि मलिक बात कर रहा है। बकवास नहीं, आर्यन को मार दो और हमसे अपनी बीवी ले जाओ, वरना कल मैं इसे बेच दूंगा, मलिक ने गुस्से से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जबकि अली काफ़ी देर तक फ़ोन कान से लगाई सी पोजीशन में बैठा रहा। अचानक वहाँ नर्स के आने पर होश में आता फ़ोन जेब में रखता हॉस्पिटल की हदूद से निकलता चला गया। इसका इरादा बीवल के पास जाना था ताकि जल्द अज जल्द राबिया को वापस ले आए, लेकिन कैसे ये इसे समझ नहीं आ रही थी। शाबी ने गाड़ी रोकी तो सानिया ने बिना इसकी तरफ देखे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे वो अपनी हाथ की गिरफ्त में ले गया। वो दोनों वहाँ से निकले। 6 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे, लेकिन तब से एक बार भी दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था, जिसकी वजह से शाहवीर ने अब परेशान होते खुद से ही इससे बात करने का इरादा किया था। सॉरी सानिया, मैं जानता हूँ अभी तुम नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ अब मुस्कुरा दो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे उदास चेहरा लेकर अपनी फैमिली से मिलो। शाहवीर ने इसके हाथ तक पकड़ते इल्तिजाई से कहा तो सानिया ने पहले एक नज़र इसके हाथ को देखा और फिर इसके चेहरे को देखने लगी। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे घर वालों के पास छोड़कर जा रहे हो? सानिया ने नसुंजी से पूछा, क्योंकि अब तक शाहवीर ने इसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। इसके बाद भूल जाना कि तुम मुझसे दूर जाओगी और मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास रहने दूंगा। वो संजीदा सा इसे समझा रहा था। ठीक है, अब मैं जाऊँ? वो चेहरा मोड़ गई। शाहवीर ने जब से इसे देखा, तुम्हारी ये नाराज़गी मैं फुर्सत से ख़त्म करूँगा। फ़िलहाल मैं किसी की हस्ती ख़त्म करने ही फ़िलहाल अभी किसी और की हस्ती ख़त्म करनी है। वो सर से लहजे में इसका चेहरा अपनी तरफ करते बोला तो सानिया ने इसकी बात सुन हलक तर किया। यानी किसी मिशन से जा रहे हो? वो कुछ सोचती बोली, जिस पर हाँ में सर हिलाते शाहवीर ने झुकते इसके लबों को धीरे से छुआ। हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जल्द मिलेंगे। वो उसके माथे पर लब रखते बोला और पीछे होते गहरी सांस लेने लगा। तो सानिया भी खामोशी से गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गई ताकि मैं अपने मामा बाबा को सरप्राइज़ दे सके। वो दोनों आर्यन विला पहुंचे तो वहाँ फिजा सारगिंग, उमर और शाहवीर भी लाउंज में मौजूद थे। आर्यन और रूही भी इनसे मिलते वही लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ के रूही इन सब के संजीदा चेहरे देख बार बार इवल को देख रही थी, जो अपने मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन रूही की नज़र से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो इसे क्यों देख रहे। यकीनन वो यहाँ सबकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। इवल, तुमसे बात करनी है। फिजा ने इवल को मुखातिब किया था, जिसके साथ बैठी रूही की वजह से वो कोई बात नहीं कर पा रहे थे। बोलो। इवल ने इसे एक नज़र देख कर कहा। हमें वो शख्स मिल गया जिसने अकबर को पानी की बोतल दी थी। उमर ने कुछ संजीदगी से हिचकिचाते कहा। कहाँ है वो? और कुछ बताया इसने? इवल ने अपना फ़ोन रखते सर्द से लहजे में पूछा। अभी वो सेल में मौजूद है, लेकिन कुछ बता नहीं रहा। सारगिंग ने संजीदगी से कहा। इसका कहना है कि किसी ने इसे वो पानी की बोतल अकबर को पिलाने का कहा था और इसे पैसे दिए थे, लेकिन वो इस शख्स के बारे में नहीं जानता था कि वो कौन था। उमर ने तफसीलन बताया तो इवल ने हाँ में सर हिलाया, जबकि रूही इवल को देख रही थी और पीछे अचानक ही इसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा गई। इवल ने हैरानगी से इसे देखा, लेकिन वो पूरी तरह से हाथों की तरफ मुतवज्जा थी, जिसकी उभरी रगों को पूरों से छूती वो खेलने में मसरूफ थी। इवल ने मुस्कुराते इसे नजरें हटाई और इन चारों को देखा जो दांतों की नुमाइश करते इसे देख रहे थे। ये इवल की नरमी ही थी जो रूही को यूं सबके सामने ही भी इवल के अलावा किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम सब बेसमेंट में जाओ, मैं आता हूँ, इवल ने सर लहजे में घूरते इन सब से कहा। तो वो इसके हाथ के इशारे से बेसमेंट अनलॉक करते वहाँ से चले गए थे। डॉल यूँ सबके सामने ऐसे बेख्तियार होकर तुम्हारा मेरे पास आना मुझसे कोई गलती भी करवा सकता है, इवन ने संजीदगी से कहा। तो रूही जिसे होश में और फ़ौरन इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर इसने गहरी सांस ली और इवल का हाथ छोड़ पीछे हुई, जिसे इवल के माथे पर बलों का जाल पड़ा। सॉरी इवल, हमारा ध्यान नहीं रहा, वो मासूमी से कहते ही सर झुका गई। हम रूम में जाकर रेस्ट करो, इवल ने कुछ लम्हों के बाद रूही के झुके सर को देखकर कहा। अब आप नहीं चल रहे मेरे साथ? वो सवालिया गोया हुई अंदाज तफशीशी
ही था। नहीं, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इवल ने नरमी से उठते कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई। ओके, जल्दी आइएगा, वो धीरे से कहती जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और इवल के पास आई और हाथ इसके कंधों पर रखते ऊपर और उसके दाएं गाल को लबों से छूकर पीछे होती जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। इवल ने हैरानगी से इसे देखा और इसे पल पल चौंक कर रही थी, और फिर इवल ने मुतबस्सम होते रूही को ऊपर जाते देखा और फिर सर झटकते बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो सामने से अली को आते देख चौंका, क्योंकि वो काफ़ी परेशान लग रहा था और इवल को इसकी परेशानी कहाँ बर्दाश्त थी। वो तेजी से इसके पास पहुंचा। क्या हुआ, तुम परेशान हो? इवल ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो अचानक वापस यहाँ आ गया ना शायद इसीलिए अली ने चेहरे पर हाथ फेरते ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? इवल ने मजीद कोई बात पूछे इसके आने की वजह पूछी। वो कुछ ज़रूरी काम था तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ चलो, बताता हूँ, अली ने धीरे से कहा। तो इवल ने सर हिला दिया। तुम अपनी गाड़ी में आओ, मैं अपनी गाड़ी में निकलता हूँ। अली ने संजीदगी से कहने पर इवल ने अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाए और फिर वहाँ से निकलते चले गए। मलिका अपने एक खुफिया अड्डे पर मौजूद था, जहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी का पहरा था, जिसे यहाँ ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। वो एक कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ ज़मीन पर पड़ी एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी। इसे देख मलिक की आंखों में खपासत उतरी, लेकिन अचानक ही कुछ सोच मुस्कुरा दिया। वो इवल की कमजोरी इसकी बहन को उठा लाए थे, जिसके बदले इवल को मरवा कर वो इसकी बहन और बीवी दोनों को बेचना चाहते थे, जिसकी इसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। वो तो कभी इस लड़की तक ना पहुंच पाता अगर पुलिस अकबर को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल न लेकर जाती, क्योंकि इसके इदरीस को अकबर की लाश के साथ छुपकर हॉस्पिटल जाने का कहा था, जहां अली को देख इदरीस ने मलिक को बताया और कुछ ही देर में प्लानिंग करते वो राबिया को अगवा करके अपने पास ले आए थे, जिसकी वजह से इन्हें अपना इवल को ख़त्म करने का मकसद कामयाब होता नजर आ रहा था, और इसीलिए इसके ही दोस्त को इस्तेमाल करने लगे। मलिक ने अपना फ़ोन निकाला और सामने मौजूद वजूद की वीडियो बनाकर इसी को सेंड कर दी। मलिक की लड़की कौन है? इफ्तिखार ने अंदर आते पूछा। वो आज काफ़ी अरसे बाद मलिक से मिल रहा था, क्योंकि आबिद की मौत के बाद वो खुद भी डर कर छुप गया था कि कहीं इवल इसे भी ना मार दे। ये इवल की बहन और अकबर की बेटी है, जिसे वो दुनिया जहां में ढूंढता ही मर गया। मलिक ने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा। तो इफ्तिखार ने हाँ में सर हिलाया और इस लड़की को देखने लगा। मलिक सुफियान सफदर पहुंच चुका है, और तुम जानते हो इसे इंतज़ार नहीं पसंद। वो इसे इंतज़ार करवाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इफ्तिखार ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे कुछ फिक्रमंदी से सुफियान सफदर के आने की खबर दी थी, क्योंकि सुफियान सफदर माफिया का एक इंतहाई दरिंदगी पसंद शख्सियत का मालिक था। यार, नाम कितना अच्छा है इसका, और बदतमीज़। जिसकी नज़र जिस लड़की पर पड़ती तो वो इसे मार देता या इसे दरिंदगी का निशाना बनाता, बर्बाद कर देता। और आज मलिक भी इससे इसी काम के बारे में एक बड़ी डील करने वाला था। तुम जाओ, मैं आता हूँ, मलिक ने इफ्तिखार से कहा और अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जह हुआ, जिस पर आती कॉल से मलिक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेर गई। अली गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब इसे एक वीडियो मौसूल हुई, जिसे देख इसे अपना दिल बंद होता महसूस होने लगा, क्योंकि वीडियो में राबी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। जिससे कुछ सोचकर अली ने फ़ौरन ही इस नंबर पर कॉल मिलाई, जिसे फ़ोन आते ही उठा ली गई थी। मलिक, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, अली ने सर लहजे में कराते कहा। इसे इन हैवानों के गलीज़ इरादों का पता था। हाँ, कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरा काम कर दो तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक रहेगी, मलिक ने कहकर लगाते कहा। हाँ, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। इवल को मारना है ना, वो अभी मेरे पास ही है। अपनी गाड़ी में बस एक टक्कर मारूंगा इसकी गाड़ी, और फिर वो खाई में गिर कर मर जाएगा। अली ने अपने से आगे जाती इवल की गाड़ी को देख जल्दी से बताया। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से इसे ख़त्म करो और मेरे पास आकर अपनी बीवी ले जाओ, और अगर तुमने होशियारी की तो मैं तुम्हारी बीवी को दरिंदों के हवाले कर दूंगा, मलिक ने सख्ती से इसे धमकी देते कहा। इसे इवल के साथियों पर ज़रा भी भरोसा नहीं था, लेकिन इसे इसकी बीवी के लिए फ़िक्रमंद देख समझ गया था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, मैं इसे मार कर अभी अपनी बीवी को लेने आऊँगा, अली ने परेशानी से कहा, क्योंकि अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसे इवल और राबिया में से किसी एक को चुना था, और इसने राबिया को चुना था, जो इसके जीने की वजह थी, इसके कुल कायनात थी। कैसे दोस्त को मार देगा बदतमीज। वही उसको बता दे, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमने तो टेंशनगिरियाँ करनी है, सस्पेंस क्रिएट करना है। अली ने गहरी सांस लेते फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा और खुद अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और इवल की गाड़ी के बिल्कुल पीछे गाड़ी को ड्राइव करने लगा, जिसके वहम गुमान में भी नहीं था इसका दोस्त इसकी जान का दुश्मन बन गया है। अली ने आंखें मीच कर खोली और एक झटके से गाड़ी इवल की गाड़ी में दे मारी, और फिर देखते ही देखते अली ने 2-3 बार वही अमल दोहराया, जिससे अगले ही लम्हे इवल की गाड़ी खाई में जाकर गिरी, जिसे देखते अली बर्क रफ्तारी से गाड़ी से निकलकर खाई के किनारे पर खड़ा होता गाड़ी की खाई में गिरने की तस्वीरें खींचकर इसे बदले में एक लोकेशन सेंड की थी, जिसका मतलब साफ था कि राबिया वहाँ मौजूद है, वो इसे लेने आ सकता है। अली वहीं ज़मीन पर बैठता रोने लगा। वो एक झटके से कपड़े
झाड़ता उठा और अली की तरफ बढ़ा जो रो रहा था। इन सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो ऐसा करेंगे कि मलिक समझे ईवल मर गया। वो गाड़ी में बैठे ही वाला था जब अली इसके पास आया। रियान, तुम्हें कुछ बताना है? अली ने परेशानी से कहा। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ईवल ने संजीदगी से पूछा। राबिया की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल गया था और फिर वहाँ से इसे मलिक ने अगवा कर लिया और अब वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूँ और राबिया को ले जाऊँ इसके पास से वरना वो इसे दरिंदों के हवाले कर देगा। अली ने परेशानी से बताया, जिसके सुनते ईवल ने जोरदार मुक्का मारते अली को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। तुम अब बता रहे हो मुझे ये सब? अगर राबी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ईवल सर्द में हैरी से कराया। सॉरी यार, मैं बस परेशान था। अली ने इसका हाथ पकड़ते कहा। ठीक, अब चलो सेल में, वहाँ एक काम है। ईवल ने अपने कदम सेल की तरफ बढ़ाते इसे भी कहा तो वो भी इसके पीछे ही चल पड़ा। ईवल और अली सेल में दाखिल हुए तो वहाँ उमर कुर्सी से बंदे शख्स के पास खड़ा और इसे की तरफ बढ़े। ये कौन है? अली ने इसके शख्स को देखते पूछा। अकबर को तेजाब वाला पानी देने वाला यही था। ईवल ने जैसे इस पर बम फोड़ा था। इसे जाने दो ईवल, मैंने ही वो तेजाब वाला पानी अकबर को भिजवाया था, अली ने संजीदगी से कहा। तो वहाँ मौजूद सबने हैरानगी से इसे देखा। लेकिन तुमने क्यों? ईवल ने सुर्ख आंखों से इसे देखते पूछा। इसे ज़रा यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो राबी को ढूंढ रहा था और मैं नहीं चाहता था कि वो किसी भी मुसीबत में फंसे, इसीलिए मौका पाते इसे जान से मार दिया, अली ने सर्द महरी से कहा। तो ईवल ने हैरानगी से इसे देखा। तो क्या वो अपनी बीवी से जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगा था कि इसके पीछे कत्ल कर दिया था? ईवल ने समझते सर हिलाकर गहरी सांस ली और उमर को इस शख्स को छोड़ने का इशारा किया, जिसे समझते वो हाँ में सर हिला गया। अली, मैं और तुम साथ मिलकर मलिक के पास जाएंगे, लेकिन आज से मैं तुम मेरी गाड़ी को टक्कर मार कर खाई में गिरा देना और मलिक को तस्वीरें भेजना कि तुमने मुझे मार दिया, और फिर वो तुम्हें जहाँ भी बुलाएगा तुम वहाँ जाना और मैं और बाकी टीम तुम्हारा पीछा करेंगे। ईवल ने सोचते पल में प्लानिंग करते कहा। लेकिन ईवल, इससे तुम्हारे कुछ हो गया तो? अली ने अपना खौफ जाहिर किया। कुछ नहीं होगा, बल्कि हम मलिक तक आराम से पहुंच जाएंगे। ईवल ने संजीदगी से कहा। फिजा, मैं तुम्हें मलिक की लोकेशन सेंड करूंगा, तुम सी के टीम को पूरी तैयारी के साथ लेकर पहुंचना और शाहवीर सारगिंग उमर, तुम लोग भी कुछ देर में मेरे और अली के पीछे आना। ईवल ने सबको इनके काम समझाते कहा और फिर वहाँ से स्टडी में जाकर गन और ब्लेड रख वो सब तैयारी के साथ विला से निकल गया कि अब इस खेल का इख्तिताम कर सके जो इन्होंने ज़िंदगी बचाने के लिए शुरू किया था। साले कमीने में सच में नहीं मरा जो यहाँ बैठकर माता मना रहा है। अली के पीछे से सर्द आवाज़ गूंजी, जिस पर इसने फ़ौरन से उठकर आर्यन को देखा और इसकी तरफ बढ़ता है इसके गले से जा लगा। यार, मुझे लगा तो सच में खाई में गिर गया। अली ने इसे ज़ोर से खुद में पीछा था। अच्छा, तुझे लगता है मैं ईवल शैतान इतनी जल्दी मर जाऊंगा? ईवल ने संजीदगी से पूछा। पता नहीं है तू हमें मार कर मरेगा। पता है तू हमें मार के मरेगा, अली ने इसके कंधे पर मुक्का मारते कहा। तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नहीं, अब इतना भी बुरा नहीं हूँ, ईवल ने संजीदगी से कहा। हाँ हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ, अली ने धीरे से कहा और सामने देखने लगा जहाँ से 3 गाड़ियाँ आ रही थी। ठीक है, तुम मलिक की बताई जगह पर पहुँचो, हम सब भी तुम्हारे पीछे ही आते हैं। ईवल ने उमर और शाहवीर लोगों को अपनी तरफ आते देख कहा और तो वो भी हाँ में सर हिलाकर अपनी गाड़ी में बैठा वहाँ से चला गया। ईवल मिशन स्टार्ट हो चुका था। सीके टीम भी पहुँच रही थी। शाहवीर ने इसे देखा कहा। तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? आज हम इन दरिंदों को ख़त्म कर देंगे जो लड़कियों को नोचते हैं, ताकि फिर कोई ये जुर्रत ना कर सके, ईवल ने सर्द पुख्ता लहजे में कहा। तो सब ने हाँ में सर हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन शाहवीर ने अपने कदम ईवल की तरफ बढ़ाया जो खुद भी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। ईवल, ये तुम्हारे गाल पर क्या लगा है? शाहवीर ने संजीदगी से पूछा। तो ईवल ने चौंक कर इसे देखा और फिर अपने गाल साफ करने लगा। जहाँ ईवल ने आईब्रोज काते इसे देखा, यहाँ लगता है किसी लिपस्टिक का निशान है, शाहवीर मसनूई संजीदगी से कहता खुद इसके गाल साफ करने लगा। तो ईवल को रूही का गाल चूमना याद आया, जिससे बेसाख्ता इसके चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। क्या हुआ? भाभी की याद आ गई? वो शरारत से कहकर गाड़ी की तरफ भागा। तो ईवल ने इसकी शरारत समझकर घूर कर इसे देखा। इधर आओ, मैं बताता हूँ कि किस चीज़ का निशान है, ईवल ने सर्द महरी से दांत पीसते कहा। तो वो इसकी तरफ मुस्कुराहट उछालता जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। इसके जाते ईवल ने मुस्कुराते सर झटका और उमर के साथ ही गाड़ी में बैठता वहाँ से चला गया। वो मलिक की बताई गई जगह पर पहुंचा। तो गाड़ी से बाहर निकलते जगह का जायजा लेने लगा, जहाँ चारों तरफ ही गार्ड मौजूद थे। अली को इस खंडरनुमा जगह पर मलिक का इतने गार्ड रखने का मतलब समझ में ना आया था। कुछ था ऐसा जो इसे लगा इसकी नज़रों से छुपा हुआ है। वो आगे बढ़ा और अंदर जाने लगा कि गार्ड ने इसे रोककर इसकी चेकिंग करने लगा, लेकिन जब इसे कुछ ना मिला तो जल्दी से पीछे होता। अली को भी अपने पीछे आने का इशारा कर खुद आगे बढ़ने लगा। कुछ राहदारी अबूर करते वो गार्ड इसे लिए एक लाउंज नुमा जगह पर पहुंचा, जहां मलिक मौजूद था।
अली ने इसे देखकर गुस्से से मुठियां भींच दी। वो जब की इंतहा को छूता, खुद को किस तरह नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। आओ अली वकार, आखिर तुम आ ही गए। मलिक ने इसे देखा तो सोफे से उठते बोला, मलिक मेरी बीवी कहाँ है? अली ने कहर बरसाते से लहजे में पूछा। वो तो यहाँ नहीं है, भेज दिया मैंने इसे। मलिक ने शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाया आरामदह लहजे में कहा। अली को अपना जब्त टूटता हुआ महसूस हुआ और एक जिस्म इस तक पहुंचा और एक मुक्का इसके मुंह पर दे मारा, जिससे मलिक 2 कदम पीछे हुआ। लेकिन अली को सुकून कहाँ था। वो देर बर देर से बेरहमी से मारने लगा, जबकि इसके गार्ड अली को पकड़ने की कोशिश करते मलिक से दूर करने लगे, जो इन 4-5 गार्ड्स के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बिछड़ा शेर बना सामने वाले की दुर्गत बनाने में मसरूफ था। बताओ कहाँ है मेरी बीवी? अली ने इसके गिरेबान दबोचते बर्ट लहजे में पूछा तो मलिक ने कमीनी की मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। लेकिन तभी वह मौका का फ़ायदा उठाते गार्ड ने अली को मलिक से दूर होते ना देख इस पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही कोई इसका गार्ड भी को जहन्नुम भेज चुका था। वो भी अली के पीछे ही जगह पर पहुंचे थे, लेकिन सामने मौजूद गार्ड को देख वो सब अलर्ट होते एक और गन्स हाथ में पकड़ते बाहर निकले। शाहवीर सारगिंग आगे बढ़े, जबकि ईवल उमर इनके पीछे थे। इन सबको देखते ही वो गार्ड्स भी अलर्ट हुए थे और अपनी गन्स निकालते इन पर फायर करने लगे, जिससे बचते बचाते वो लोग आगे बढ़ते अपनी सिलेंसर लगी गन्स से इन पर फायर करने लगे थे। ईवल तुम अंदर जाओ, हम संभालते हैं। शाहवीर ने आहिस्ता से राहदारी के पास खाली रास्ता देखते से कहा। जो ब्लेड से किसी का गला काटा था। अस्तगफिरुल्लाह, इसको इधर भी सुकून नहीं है। लेकिन शाहवीर की बात सुनकर हाँ में सर हिलाता वो राहदारी की तरफ बढ़ा और फिर अभी वो दूसरी राहदारी में ही था जब किसी ने खंजर से पीछे से इस पर वार किया। ईवल ने सुर्ख आंखों से मुड़कर देखा तो एक आदमी इसकी तरफ देखा बढ़ा, जिसे देख ईवल ने अपने हाथ में मौजूद ब्लेड पर गिरफ्त सख्त करते इसके पास आते इसकी गर्दन पर ब्लेड फेर दिया, जिससे खून का फवारा निकला। ईवल के हाथ और चेहरे पर निशान छोड़ गया। ईवल ने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए तो वहाँ अली को मलिक को मारते देख इसकी आंखें सुरखंगारा हुई। लेकिन मलिक के सामने बहुत सारे आदमी अली को मारते मलिक से दूर करे थे और फिर ईवल की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो गन से अली का निशाना ले रहे थे। ईवल ने बर वक्त रफ्तारी से गन निकालते इस आदमी पर फायर किया, जिससे कुछ गार्ड इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। मलिक ने भी ईवल को देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अली ने इसे धोखा दिया। इसने इसकी बीवी से डराया था, लेकिन वो फिर भी ईवल का साथी था। वो ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? मलिक को अपने आप पर गुस्सा आया था कि इसने अली की बात पर यकीन ही क्यों किया। ईवल ने अली से इन गार्ड्स को मारते दूर फेंका और खुद मलिक को अली से दूर करने लगा। तुम जाओ राबिया को ढूंढो, ईवल ने सर लहजे में कहा तो अली एक जोरदार मुक्का मलिक के मुंह पर वारता वहां से सीढ़ियों की तरफ ऊपर भागा। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलिक ने ईवल को दूर करते कहा, जिस पर ईवल ने इसकी गर्दन पर अपनी सख्त गिरफ्त में दबोची और सुर्ख ब्राउन आंखों से इसे देखने लगा। मलिक, अब अगर तुम जिंदा बचोगे तभी मारोगे ना? ईवल ने तमस्कुर उड़ाती नज़रों से मलिक की हालत को देखते कहा, जिसे मलिक ने सबसे इसे देखा, लेकिन इसे मुस्कुराते देख वो कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। मलिक के कमीनगी से कहने पर ईवल ने इसकी नज़रों के मौके में देखा जहाँ इदरीस रूही का बाजू पकड़े खड़ा था, जो रोती इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। और इस तक कैसे पहुँचे ईवल को समझ नहीं आया। वो कमरे में मौजूद थी जब नीचे से आती बहुत शोर की आवाज़ जब बहुत सारे शोर पर डरती कमरे से बाहर निकली, लेकिन अपने सामने गन थामे कुछ आदमियों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर रूही ने जल्दी से कमरे की तरफ भागी। लेकिन कमरे में जाने से पहले ही एक हेवले नुमा आदमी ने इसे पकड़ लिया था और इसे बाजू से पकड़ते घसीटते अपनी गाड़ी के पास लाया, जबकि रूही का पाँव सीढ़ियों से उतरते सीढ़ी से लगने की वजह से नाखून से खून रसने लगा था। रूही ने इसे खुद को आज़ाद करवाने के लिए इसके बाजू पर अपने नाखून गाड़े, जिसके बदले में इसे हेवले ने इसके मुंह पर हाथ रखकर 2 से 3 थप्पड़ मारे थे, जिससे वो होशो खुर से बेगाना हो गई। और जब इसे होश आया तो खुद को इन्हीं लोगों के पास पाकर वो अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। जब वो इसे खींचते न जाने कहाँ लेकर जाने लगे, लेकिन वहाँ जाते ही रूही ने अपने सामने ईवल को देखा तो दिल पर सुकून हुआ, लेकिन तकलीफ और बेबसी से वो रोती इसे देखने लगी। लेकिन अचानक ही रूही की नज़र जब वहाँ गिरते खून पर पड़ी तो वो गौर से ईवल को देखने लगी और फिर ईवल की कमर से टप टप करती खून की बूंदे को देख वो खौफ से सहमी निगाहें इसके वजूद पर टिका गई। दिल था तकलीफ से बंद होने को तैयार था। वो ईवल से दूर होना चाहती थी, आज इसके लिए रो रही थी। इसका दिल किया सब कुछ तबाह कर दे और अपनी डॉल को लोगों की नज़रों से कहीं दूर ले जाए। अली ने हर जगह राबिया को देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। जब एक
ख्याल के तहत इसने उल्टे कदम लिए दूसरी तरफ मौजूद राहदारी से होता एक लाउंज नुमा कमरे में आया, जहां राबी डर से खौफ के मुकाबले से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। वो एक ही जिस्म इस इंसान तक पहुंचा और इसे बेरहमी से मारने लगा, जबकि वही एक कोने में बैठी चली गई जबकि वो एक कोने में बैठी चला गई वो बैठती चली गई। वो खौफ से थर-थर कांप रही थी। अली ने जब इसे देखा तो सुफियान सफदर को छोड़कर राबी की तरफ बढ़ा। राबी अली ने इसे पुकारते इसके पास हुआ, जो नफ़ी करती खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। राबी, मैं हूँ अली, मेरी तरफ देखो प्लीज़। वो इसके कंधों से थामता बोला तो इसने नज़रें उठाकर अली को देखने लगी और फिर अगले ही लम्हे इसके गले लगते फूट फूट कर रो दी। अली, वो इंसान ने मुझे छूने की कोशिश की, वो डरती खौफजदा से बोली तो अली ने अपनी आंखों को मींचा। अभी वो मजीद कुछ बोलता कि वहाँ गोली चलने की आवाज़ से अली ने सख्ती से राबी को खुद में पीछा, क्योंकि इसे अपनी कमर में कोई तेज़ गोश्त के अंदर पे वस्त होती महसूस हो रही थी। अली ने तकलीफ को जब्त करते राबी को खुद से अलग किया और मुड़कर अपने पीछे मौजूद शख्स को देखा और इसकी तरफ बढ़ा तो सुफियान सफदर गन को पकड़े इसे दूर रहने का इशारा करने लगा, जिसमें बुलेट्स खत्म हो चुकी। दूर रहो मुझसे वरना गोली चला दूंगा। अली अपनी कमर से रस्ते खून को इग्नोर करता आगे बढ़ गया। चारों चला दो, मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारी खोखली धमकियों से, वो सुरकंगारा होती आंखों से कहता आगे बढ़ा और इसके हाथ से गन लेकर सुफियान हैदर के सर पर ज़रबे लगाने लगा, जो तकलीफ से खुद को बचाता नीचे गिरा था। तुम जानते नहीं हो मैं माफिया का आदमी हूँ, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो कराता अली को वार्न करने लगा। वो जो पाँव की ठोकर से इसे मार रहा था, लेकिन इसकी बात सुन झटे से बैठते अपने पाँव के शूज़ में मुकीद चाकू से निकालते सुफियान हैदर के दिल के मुकाम पर घोंप दिया। जबकि राबी ने मंजर देखा तो खौफ से चीखने लगे, जिससे पल में उठते ही वो इसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कदम लड़खड़ाने लगे और वो खुद पर जब्त करता इसके पास पहुंचा जो दूर हो रही थी। राबी अली के खून गिरने की वजह से इसे खौफ से सफ़ेद पड़ने लगी थी। फिजा और सी की टीम भी पहुंच चुकी थी, इसीलिए शाहवीर इन्हें बाहर सब लोगों को ख़त्म करने का कहता अंदर की तरफ आया तो अली को राबे की तरफ बढ़ते देखा और राबे को दूर होते देख अली की तरफ बढ़ा, जो शाहवीर को देख खुद भी इसकी तरफ बढ़ी थी। भाई, वो अली ने कत्ल कर दिया, वो खौफजदा से बताने लगी तो शाहवीर ने नज़रें चारों तरफ घुमाई और फिर एक तरफ पड़ी लाश को देख समझ गया कि अली ने इसे मार दिया और वो इसी वजह से खौफजदा है। गुड़िया, वो इसे कत्ल नहीं किया, वो तो हमें कत्ल कर देता, शाहवीर ने धीमे लहजे में इसे बताना चाहा, जो रोती नफ़ी में सर हिलाने लगी। तभी अली ने बाजू से पकड़ते इसका रुख अपनी तरफ किया और इसे खुद में पीछा, जो खौफ से कपकपा रही थी। लेकिन अली की बाहों का हसार पाकर खुद भी इसके गिर्द हाथ बांधती जोर से रोने लगी, लेकिन अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस कर अली से दूर हुई और अपने हाथ को देखा जिस पर खून लगा हुआ था और अगले ही लम्हे वो अली की बाहों में झूल गई। तो अली और शाहवीर ने परेशानी से इसे देखा और फिर इसे आवाज़ें देने के बाद भी आंखें ना खोलते देख अली ने इसे अपने बाजू में उठाया और वहाँ से बाहर की तरफ भागा। यार, इसे गोली लगी है। गुड। अब दूसरी तरफ की राहदारी में एक तहखाना है, वहाँ से लड़कियों को निकालो जल्दी। शाहवीर ने इन्हें आगे का काम बताया। ईवल, अली को गोली लगी और आबिया भी बेहोश हो चुकी है। वो अब ईवल को बताने लगा था, जिससे इसकी बात सुनते गुस्से से मोटियाँ भींची थी। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाओ। वो सर्द महरी से अपने कान में लगे एयर आले पर हाथ रखता बोला, सारगिंग, तुम गाड़ी निकालो और इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ। बाकी फ़िज़ा और अली, तुम दोनों लड़कियों को ढूंढो और शाह, तुम मेरे पास आओ जल्दी। वो हुक्म सादिर करता मलिक की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी से ही देख रहा था, लेकिन इसकी नज़रों में कुछ था जो ईवल को न समझ आया। अली, फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल जाओ और गोली निकलवाने इसे हुक्म दिया था। मैं ठीक हूँ ईवल, अली ने राबिया को बैक सीट पर लिटाते कहा। मैंने तुमसे पूछा नहीं है अली, जो कहा है सिर्फ वही करो। अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ और अपना इलाज करवाओ। वो सर तो हशर सा धाड़ा था तो अली ने अपने कान में लगे आले को निकालते बाहर फेंका। छोड़ दो मुझे ईवल, वरना तुम्हारी बीवी नहीं बचेगी, मलिक ने गिराते कहा। तो ईवल ने रखकर इसके मुंह पर 2-3 मुक्के मारे, जिससे इसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। इसे कुछ हुआ ना मलिक, तो मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। ईवल ने गन निकालते इसकी परेशानी पर रखी और ट्रिगर पर दबाव डालने लगा, लेकिन अचानक मलिक को मुस्कुराता देख इसने इसकी नज़रें के ताकुब में देखा, जहां इदरीस रूही को पकड़े खड़ा था। और फिर देखते ही देखते इदरीस ने इसे धक्का दिया और वहां मौजूद सीढ़ियों से चीखती नीचे गिरती गई। ईवल का दिल रुक सा गया। वो खून में भीगी इसकी धड़कनें साकित करने का बाइस बन गई थी। शाहवीर, जो ईवल का हुक्म पाते ही आया था, सामने का मंजर देख होश में आता इदरीस के भागने से पहले ही इस पर गोलियां चला गया, जबकि ईवल भी होश की दुनिया में लौटा मलिक को वहीं छोड़ता रूही की तरफ भागा। आंखें खोलो, इसका वजूद को झंझोड़ते ईवल ने इसके मुंह से निकलते खून को हाथ की मदद से साफ किया था। ईवल, दर्द हो रहा है, और तकलीफ से आंखें खोलती लड़खड़ाई सी बोली। तो ईवल ने नम आंखों से इसे देखा। ईवल की डॉल, आंखें मत बंद करना प्लीज़। ईवल ने अपनी भीगी आंखों को बेरहमी से रगड़कर इसे
उठाया जो गहरे सांस लेने लगी थी और बाहर की तरफ बढ़ा। शाहवीर, मलिक को कैसे भी पकड़ो और सेल में पहुंचाओ और सबको निकाल कर इस जगह को आग लगा दो। वो बाहर की तरफ जाते कान में लगे आले से इससे मुखातिब हुआ था तो वो भी वही करता। इवल को मलिक के भागने पर इसकी टांग पर फायर करते से लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। इवल ने इसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल गया। कुछ ही देर में गाड़ी को उड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुंच चुका था, लेकिन इस दौरान इवल की जान सूली पर अटकी हुई थी। खुद की कमर में उठती टीसों को सख्ती से लब बीजे बर्दाश्त करती वो रूही की तकलीफ के से रो रहा था। वहाँ मौजूद लड़कियों को आज़ाद करवाते फिजा और उमर ने इफ्तिखार को भी जान से मार दिया था, जो इवल के डर से इन लड़कियों को बीच छुप कर बैठा था। शाहवीर भी मलिक को उमर के हवाले करता खुद इस मलिक को इस जगह को आग में झोंक फिजा के हमरा हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां अंदर इमरजेंसी की तरफ जाते ही इसे एक साइड पर खड़ा इवल दिखा था। वो भी इस तरफ बड़ा और खामोशी से इसके पास ही खड़ा हो गया, क्योंकि इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था। वो आज एक बार फिर मेरी वजह से तकलीफ में है। इवल की तकलीफ से कई बात पर शाहवीर और फिजा ने उदासी से इसे देखा था। वो ठीक हो जाएगी, इवल परेशान मत हो। फिजा ने इसे दिलासा देना चाहा, जो बेचैनी से बार बार ICU की जान जल्दी जल्दी लाइट को देख रहा था। तभी सारकिंग इसके पास आया और इवल की तरफ बढ़ा, जिसे परेशान सा लग रहा था। क्या हुआ अली और राबिया ठीक है? इवल ने परेशानी से पूछा। हाँ, राबिया तकलीफ बर्दाश्त न करने से बेहोश हुई थी और अब नॉर्मल है। कुछ देर में होश में भी आ जाएगी और अली की कमर से गोली निकाल ली गई है, वो भी जल्दी होश में आ जाएगा। सारकिंग ने तफसील बताया तो इवल ने हाँ में सर हिलाया। इवल, तुम्हारी कमर पर तो चोट लगी है। शाहवीर ने इसकी कमर की तरफ गौर से देखा तो आगे बढ़कर इसकी कमर से इसकी हुडी ऊपर करता वहाँ मौजूद घाव पर को देख तकलीफ से बोला, मैं ठीक हूँ शाह। इवल ने धीरे से कहा और ICU से निकलती डॉक्टर की तरफ बढ़ा, जो इनकी तरफ ही आ रही थी। डॉक्टर, मेरी वाइफ। वो बेचैनी से डॉक्टर से पूछने लगा। मिस्टर अरियान, इसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है। देखिए, इन्हें होश आता है तो फिर हम ये कुछ बता सकते हैं, वरना कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। जबकि इसके जिस्म पर भी कुछ चोटें के निशान है, डॉक्टर ने प्रोफेशनल से अंदाज में बताया तो इवल ने मुठियाँ पीछी। डॉक्टर, आप कुछ भी करके इन्हें होश मिलाएं, वरना मैं आपके हॉस्पिटल को ही आग लगा दूंगा। इवल ने सर लहजे में कहर बरसाते जे धाड़ते हुए कहा तो डॉक्टर ने 2 कदम पीछे होते इस पागल शख्स को देखा, जो अपनी बीवी को होश में न आने पर हॉस्पिटल ही जलाने का कह रहा था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो डॉक्टर मिनमिनाई। कोशिश नहीं, मुझे वो ठीक चाहिए। वो सहल लहजे में दौड़ा कि वो खौफ से हाँ में सर हिलाती वहाँ से भागी। इवल, जाओ बैंडेज करवा लो, वरना फिर भाभी को होश आएगा तो वो तुम्हें देखकर और परेशान हो जाएंगी। शाह ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे समझाना चाहा, जिससे रूही का जिक्र और सुनता वहाँ से हाँ में सर हिला के सागिन के साथ बैंडेज करवाने चला गया था। जबकि इसके जाते ही शाहवीर ने शुक्र का सांस लिया, क्योंकि वो अगर इसे रूही का ना कहता तो वो कभी ना जाता। अच्छा, रूही, अली, राबी का ख्याल रखना और जैसे ही रूही को होश आए फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करना। वो बैंडेज करवा कर आया तो शाहवीर को रोकर सर लहजे में कहता वहाँ से चला गया। वो तो बस इसे देखता रह गया था। वो सेल में दाखिल हुआ तो इसका भेड़िया इसे देखकर इसकी तरफ बढ़ा, जिसे सर पर नरमी से हाथ फेरते इवन ने इसे पुरसकून किया और खुद कुर्सी पर बैठे मलिक की तरफ देखा, जो इसे तरफ आता खौफ से उठने ही लगा था, लेकिन इसके उठते देख ही जब वो भेड़िया इसकी तरफ आने लगा तो वापस बैठ गया। बहुत शौक है ना मलिक तुम्हें दूसरों की इज्जत के साथ खेलने का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ भी मौत का खेल खेला जाए। ईवल ने बर्फ़ जैसे लहजे में कहते ही ब्लेड निकाला। नहीं ईवल, माफ़ कर दो, मैं अब कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बल्कि बहुत दूर चला जाऊँगा सब छोड़कर मैं मलिक ने तकलीफ से गिड़गिड़ाती मिन्नत की थी, लेकिन वो सफाक शैतान था, जिसके दिल में लगी खून की आग अब सिर्फ मलिक की मौत ही ठंडी कर सकती थी। जाना तो तुम्हें वैसे भी पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मज़ीद गंदगी दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ईवल ने सर्द महरी से कहते अपने हाथ में मौजूद ब्लेड से इसके बाजू के गोश्त के 2 हिस्से कर दिए थे, जिससे मलिक के चीखने की आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी, जिसकी वजह से ईवल ने इसके दूसरे हाथ पर भी वही अमल दोहराया और फिर इसे अपने भेड़िए के आगे फेंक दिया, जो जगह जगह से इसके गोश्त को नोचे से तड़पने बिलबिलाने पर मजबूर करने लगा था। ईवल ने आज तक किसी को भी जिंदा भेड़िए के आगे नहीं फेंका था, लेकिन मलिक वो वाहिद था जिसे वो जिंदा भेड़िए के आगे फेंक चुका था, जो नोच कर इसे खा रहा था। ईवल सुकून से कुर्सी पर बैठा सिगरेट की गहरे कश लेते मलिक को देखने लगा और फिर उमर को इशारा करते अपनी जगह से उठा और मलिक की तरफ बढ़ा, जिसे देख वो भेड़िया झट से मलिक से दूर हुआ था। तुम्हारे लिए सज़ा बहुत छोटी है मलिक, वरना जो तुमने मेरी बिया नहीं है, ये जो तुमने मेरी रूही के साथ बिया के साथ हाँ,
जो तुमने मेरी बिया के साथ किया है इसके लिए तो मैं तुम्हें 1000 बार मारते ज़िंदा करके मारने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। पर मैं एक बार ही तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि हज़ारों बार की गुंजाइश ही ना रहेगी। इवल ने गुस्से से एक गिलास पर जवाब देते धार से और उमर की लाई गई एक बोतल को थाम मलिक को देख मुस्कुराया। नहीं इवल देखो प्लीज़ जाने दो। यार ये अभी भी ज़िंदा है, मतलब उसे नोच नोच के खाया होगा, अभी भी ज़िंदा है, वाह। लेकिन इवल देखो प्लीज़ जाने दो, मलिक ने बेबसी से इसके पाँव पड़ते मिन्नत से कहा। लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर पड़ते तेजाब से जलता वो हैशत ज़दा चीखता ढेर हो गया था। मैंने आपके कातिल को मार दिया बिया। वो आंखें बंद कर नम लहजे में दिल में बिया से मुखातिब हुआ था और फिर वहाँ से निकलता चला गया। आज खून के कर्ज अदा करना तमाम हुआ था। आज दुनिया से दरिंदों की हस्ती को मिटाना तमाम हुआ था। आज एक भयानक सफ़र तमाम हुआ था। आज इवल की तकलीफ़ का सफ़र तमाम हुआ था। आज इसकी ज़िंदगी में खुशियों का आगाज़ हुआ था। आज इसकी मुश्किलें ख़त्म हुई थी और एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ था। वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो शाहवीर इसे देख जल्दी से इसके पास आया। ईवल को इसका चेहरा कुछ परेशान सा लग रहा था। क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रहे हो? शाहवीर को यूं अपनी तरफ भागते देखकर ईवल से पूछा। तुम कहाँ थे? पता है भाभी बार बार तुम्हारा पूछ रही थी और तुझे बुलाने का कह रही थी, जबकि हमने समझाया भी कि तुम कुछ देर में आ जाओगे, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही थी, जबकि गुस्सा करती हुई हॉस्पिटल से ही जाने लगी थी। तो वो बहुत मुश्किल से रोका इन्हें, वरना पता नहीं क्या होता। वो परेशानी से इसे देखते बताने लगा, मैं देखता हूँ इसे। इवन ने इसकी बात सुन अपनी हैरत पर काबू पाते कहा, मुझे तो लगता है तेरी सोहबत का असर हो गया हमारी मासूम भाभी पर। शाहवीर ने दवाइयाँ देते कहा, हाँ बीवी है तो इतना असर तो होगा ना, होना ही था। इवल ने मुस्कुराते कहा और रूही के पास जाने के लिए कदम बढ़ा दिए तो वो भी मुस्कुरा दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो रूही की आंखें बंद किए लेटे देख इसकी तरफ बढ़ा। इसके मुरझाए से चेहरे को देख इवल का दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया था। वो इस लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकता था जो इसकी रूह में बसती थी और रगों में खून बनकर दौड़ती थी। डॉल, इवल ने धीरे से इसके पास बैठते कान में मीठी से सरगोशी करते कहा। तो वो जो गनूदगी में जा रही थी झट से अपनी आंखें खोलती से देखने लगी। इवल आप यहाँ थे? आप कहाँ थे? वो सर में होती तकलीफ को बर्दाश्त करती नाम लहजे में बोली। तो रुकते इवल ने इसकी नाम आंखों को अपने लबों से छुआ। कहीं नहीं, बस यहीं था। तुम बताओ सबको तंग क्यों किया? इवल ने इसकी गाल सहलाते पूछा तो रूही नजरें झुका गई। वो आप नहीं थे और शाहवीर भाई आपका बता नहीं रहे थे और मुझे जाने भी नहीं दे रहे थे। वो धीरे से लहजे में मिनमिनाती बोली। तो इवल ने मुस्कुराते इसे देखा जो इसे शाहवीर की शिकायत लगा रही थी। तो मेरा क्यों पूछ रही थी? मेरी जान नरमी से पूछा था। इवल, आपको चोट लगी थी, हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए। वो बेचैनी और तकलीफ से अपनी नीली आंखों को झपका कर इसे देखती बताने लगी, जबकि इवल गौर से इसका चेहरा देख रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। इवल ने इसके सर पर मौजूद पट्टी पर लब रखते कहा, छोड़िएगा भी नहीं, हम मर जाएंगे आपके बगैर। रूही ने इसके चेहरे पर हाथ रखते नम लहजे में कहा और ज़रा ऊपर होते खुद पर झुके इवल के लबों को छूकर आंखें बंद करके, जबकि दिल तेजी से धड़कने लगा था। इवल ने इसकी बात पर जब से इसे देखा, लेकिन इसके यूं पास आने पर गहरा मुस्कुराया, जिससे गाल पर पड़ता घड़ा भी गहरा हुआ था और इसे फिर से मदहोश कर रही थी। मेरी जान जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आराम से बताने कि क्यों मेरे बिना नहीं रह सकती। इवल ने इसके गाल चूमते कहा और खुद भी इसके सामने इसके पास जगह बनाता आंखें बंद कर गया, जबकि वो दवाइयों के जेर असर होने के बावजूद भी इसको महसूस कर मुस्कुरा दी। 2 हफ्ते बाद, राबी कहाँ हो? मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, प्लीज़ आकर ढूंढ दो। अली जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, अपने फ़ोन ना मिलने पर ज़ोर ज़ोर से बोलते कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। 2 हफ्ते पहले गोली लगने की वजह से वो एक दिन बाद होश में आया था और फिर इसकी हालत देख डॉक्टर ने इसे एक पूरा हफ्ता हॉस्पिटल रखा था, जिसमें राबिया इसे एक पल अकेला ना छोड़ती, जबकि आर्याना और शाहवीर भी इसका बहुत ख्याल रखते। और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर गए थे, जहाँ आते ही राबिया ने इसे ऑफिस जाने ही नहीं दिया था और आज 2 हफ्ते बाद ऑफिस जा रहा था। ये रहा आपका फ़ोन, बिल्कुल सामने पड़ा है और आपको मिल नहीं रहा। राबिया ने कमरे में आते ही ड्रेसिंग पर पड़ा अली का फ़ोन उठाया, इसे देते घूरा तो वो दांतों की नुमाइश करने लगा। थैंक यू माय डियर वाइफ। दरअसल 2 हफ्ते से हर काम मेरा आप करती है ना, तो मुझे दिखा ही नहीं। वो मुस्कुराता इसके पास होता बोला और फ़ोन लेकर अपनी जेब में रखा। वेलकम माय डियर हस्बैंड, लेकिन अब आप अपने ये छोटे मोटे काम खुद किया करें। वो कातिल सा मुस्कुराते सीने पर बाजू बांधते हुए बोली। वो क्यों? अली ने आप रुस्काते पूछा। क्योंकि आपने खुद कहा था कि अब आप ठीक हैं तो फिर ये काम तो खुद ही कर सकते हैं ना, राबिया ने संजीदगी से कहा। तो वो अब भी
वो अब भी इसकी सेहत को लेकर मुतमईन नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल, अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए आज तैयार है ना, तुम्हें तुम्हारी खिदमत का इनाम दूंगा। अली ने इसके बालों में हाथ जाते अपने लब इसके लबों पर रखे तो बेसाख्ता ही वो लड़खड़ाने लगी, जिस पर अली इसकी कमर में बाजू माइल करते से मजीद खुद में बीचता और शिद्दत से इसकी सांसें रोक गया। यार ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी डोज मिल गया। अब उसे अलग होता मायने के से इसके कान में सरगोशी से बोला, जबकि वो शर्म से सुर्ख पड़ती, इसके कंधे पर मुक्का जड़ती, इसके सीने में सर छुपा कर। जिससे अली का जानदार के कमरे की फिजा में गूंजा तो वो भी मुस्कुराती। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ में मोहब्बत की एक उलझी डोर को सुलझाए मुकम्मल पुरसकून जिंदगी में शामिल हो चुके थे। बेशक जिंदगी बहुत हसीन है, अगर हम सफ़र बेमिसाल हो। वो यूं नहीं जाने के लिए तैयार से करती, लेकिन वो तो जैसे गधे घोड़े बेच कर सो रहा था। वो जैसे जितने भी आवाज़ देती उठ ही नहीं रहा था। शावीर, अगर अब तुम ना उठे तो अच्छा नहीं होगा। वो बेड पर आते तेज़ आवाज़ में बोली, लेकिन इसे हिलता ना देख सानिया ने साइड टेबल पर बड़ा पानी का भरा जग उठाया और शावीर के ऊपर उल्टा दिया। वो जो इसे तंग करने के लिए इसकी आवाज़ सुनकर भी नहीं उठ रहा था, अचानक ऊपर पड़ते पानी में हड़बड़ा कर एक झटके से उठ बैठा। जंगली बिल्ली, ये क्या कर दिया यार, उठ ही तो रहा था, शाहवी ने बेबसी से कहा, क्योंकि ये अब साने का मामूल बन चुका था। जब भी वो ना उठता तो ऐसे ही उसे उठाती थी। वो मलिक के मरने के 2 दिन बाद ही से वापस लेने चला गया था और वहाँ जाकर महविश बेगम और अनवर साहब से यूँ बिना बताए निकाह करने के लिए माफ़ी भी मांग ली, जिसे इन्होंने भी इसका मान रखते इसे माफ़ कर दिया तो और अपने दामाद की हैसियत से कबूल कर लिया था। जिसके बाद अब वो 2 हफ्तों में अक्सर 1-2 बार सानिया को इनसे मिलवाने ले जाता, जिससे वो खुश हो जाती और इसे खुश देखकर शाहवीर भी खुश हो जाता। सानिया स्टडी दोबारा ज्वाइन कर चुकी थी, जबकि शाहवीर भी अब आर्यन और अली के साथ मिलकर अपना बिजनेस कर रहा था, जिससे ज़िंदगी बेहतर हो चुकी थी। पता नहीं कैसे उठ रहे थे, मैं कब से आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मजाल है कि आप जनाब ज़रा सा कसमसाए भी हो, सानिया ने नाक फैलाते कहा। अब तो उठ गया ना, वो बेड से उठता बोला। हाँ अब तो उठना ही था, क्योंकि तुम्हें रोज़ बेड पर ही नहा कर उठने की आदत हो गई है। सानिया ने सीने पर बाजू बांधे दांत पीसते कहा, तो वो चलता इसके पास है। यकीन जानो अपनी अदाओं से इस वक्त तुम मेरी नीयत बहुत ख़राब करे। शाहवीर इसके कान में सरगोशी से बोला तो वो इसकी नज़दीकी और मायने केजी पर गड़बड़ा सी गई। तुम्हारी नीयत पहले दिन से ही ख़राब है। सानिया ने इसके सीने पर हाथ रखते इसे दूर करना चाहा। हाँ बिल्कुल, जब इतनी प्यारी जंगली बिल्ली पास हो तो फिर नीयत ख़राब होना तो बनता ही है ना। शाहवीर ने सरता पैर इसे मायने खेज निगाहों से देखते शरीर से लहजे में कहा, तो वो 2 कदम पीछे हुई। बस अब बातें करना बंद करो और जल्दी से रेडी होकर मुझे यूनी ड्रॉप कर दो, रूही मेरा वेट कर रही होगी। सानिया ने टाइम देख इसे फिक्रमंद लहजे में कहा, तो वो पल में फासला उठाते इसके पास और इसकी नाजुक सी कमर में अपना बाजू माइल करके इसे अपने साथ लगा के, बातें नहीं बनाता, सच कह रहा हूँ बिल्कुल। शाहवीर इसके गाल से लाते बोला और झुकते इसके लबों को अपने लबों में कैद कर इसकी सांसें पीने लगा। सानिया ने शर्म से सुर्ख होते इसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत पैदा की, वरना इसकी शिद्दत पर वो कांपने लगी थी। शाह मेरे कपड़े भी ख़राब कर दिए। वो इससे दूर होने पर गहरे सांस लेती रोहानसी इतने गीले होते कपड़ों को देख रही थी। कोई बात नहीं, जब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ तुम चेंज कर लो। शाहवीर ने इसका माथा चूम नरमी से कहा और फ्रेश होने चला गया, जबकि सानिया भी मुँह बनाती दोबारा से चेंज करने लगी। और फिर कुछ देर में ही वो घर से होने के लिए रवाना हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे की संगत में लड़ते शरारते करते बहुत खुश और पुरसकून थे। वो पुरसकून से इसकी बाहों के हसार में दुनिया जहाँ से काफिल अपनी नींदें पूरी करी थी, जबकि वो बस बिना पलके जब काइस हुस्न की देवी को देख रहा था, जो सोए हुए भी इसे अपने हुस्न से बुरी तरह हिप्नोटाइज करती थी। रूही को इस दिन के बाद मज़ीद 2 दिन हॉस्पिटल में रखा गया था और फिर इसके बाद वो लोग वापसी आर्यन विला आ गए थे, जहाँ ईवल ने इसका खूबसूरत सा वेलकम किया था, जिसमें फ़िज़ा, सारगिन और उमर भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद वो रूही और ईवल से मिलकर ईवल के हुक्म के मुताबिक वहाँ से चले गए थे। फ़िज़ा अपनी बहन के पास चली गई थी और वहाँ जॉब कर अपना और अपनी बहन का ख्याल रखती। उमर भी एक डिटेक्टिव कंपनी ज्वाइन कर चुका था, जबकि सारगिंग हॉस्पिटल में ही अपना काम कर रहा था और सीके टीम भी ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि ईवल अब बस अपनी फैमिली के साथ मिलकर पुरसकून से ज़िंदगी जीना चाहता था। इसलिए सब कुछ ख़त्म कर वो मुतमईन से अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। रूही वेकअप जानम, ईवल ने इसके कान के पास धीरे से मुट्ठी से सरगोशी की थी। ईवल सोने दे, हमें नींद आ रही है। रूही ने मिनमिनाता आंखों में ही भोजल से लहजे में कहा और इसके ही सीने में सर छुपा के, ओके तो फिर
तुम्हारी नींदों को भगाते हैं। आर्यन ने इसके बालों में हाथ फंसाकर इसका चेहरा तकिए पर रखा और खुद इस पर झुकते से गौर से देखने लगा। जिसके गुलाब पकड़े जैसे लब सूखे पड़े थे, वो नरमी से झुकता इसके सूखे लबों पर अपने लबों का लम्ब छोड़ भी गाने लगा था। रूही ने आंखें खोल ईवल को खुद पर झुकता देखा तो आंखें वापस से मीच गई, क्योंकि वो इसे दूर करती तो वो गुस्सा करता और अगर मजामत करती तो रूप देखती, जिससे वो अब भी डरती थी। इसीलिए खुद को इसके हवाले कर दिया, जो इसकी सांसों को खुद मिल जाए। इसकी सारी नींदें उड़ा चुका था। अब भी नींद आ रही है मेरी डॉल को? आर्या ने इसके लबों को सहलाते सवाल सा पूछा तो वो झट से अपनी नीली कांच सी आंखें, जो नींद टूटने की वजह से सुर्ख हो रही थी, जल्दी से खोल गई। ठीक है, हाँ, नहीं अब नींद नहीं आ रही। वो हड़बड़ाई सी से जल्दी से बोली, गुड, अब उठो और अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। तुम्हें यूनी ड्रॉप करके मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। आर्यन ने इसे उठाकर बिठाते संजीदगी से कहा तो रूही ने उठते जान लेवा सी अंगड़ाई ली और बेड से उठ खड़ी हुई, जबकि इवल ने इसे ही देख रहा था। इसकी अंगड़ाई लेने पर इसकी सिल्क के नाइट सूट में से झलकते होश और रुबा हुसन को देख रुक सा गया। वो अपने दिलनशीन से हुसन से बेखबर इवल का दिल जोर से धड़का गई थी। जाने मन, तुम मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती? वो इसके बातों को पकड़ते एक झटके से अपने ऊपर गिराते मानी खेजी से बोला तो रूही बुखला कर लरज कर रह गई थी। मैंने क्या किया? वो परेशान हुई। बहुत कुछ जानम, जिसमें पहले नंबर पर तुम्हारा ये बेखबरियाँ और जानलेवा अदाएँ हैं, जिन्हें देख मैं बहक जाता हूँ। ईवल कुमार ज़दा सा कहता इसे बेड पर गिराता खुद इसकी गर्दन में शिद्दत से झुका, अपनी जुनूनियत खेसों के निशान छोड़ने लगा, जबकि रूही लरजती इसकी पनाहों में कपकपाती गहरे सांस लेने लगी। कुछ लम्हे गुजरने के बाद ईवल इसकी धड़कनों को बेतहाशा बढ़ते रक्स को महसूस कर इससे दूर हुआ था, तो वो जल्दी से फ्रेश होने चले गई, जबकि ईवल इसकी तेज़ रफ्तारी पर मुस्कुराता खुद भी रेडी होने के लिए उठा था। ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस रूही ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बांध रही थी, जब ब्लैक ही पैंट में कोट में मलबूस ईवल इसके पीछे आ खड़ा। रूही का दिल इस हसीन शैतान को देख जोर से धड़का था। वो जल्दी से नज़रें झुका गई, लेकिन नज़रें भटक कर ईवल पर रुक रही थी। डॉल लाओ, मैं बनाता हूँ बाल। ईवल ने इसके हाथ से कोंब लेते नरमी से कहा तो रूही ने होश में आते जल्दी से नज़रें झुका के, लेकिन वो इसे कमर तक आते बालों को छूते माहिर से अंदाज में मैसी सा जूड़ा बनाने लगा, लेकिन इसकी नज़रों को अपने चेहरे पर देख कर गहरा मुस्कुराता अपने गाल पर पड़ते गड़े से इसे खुद की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर गया था। थैंक यू ईवल। वो मुड़ते इसके गाल पे बड़े गड़े पर लब रखती बोली तो ईवल ने वो तो बसम होते इसकी कमर पर गिरावट बनाते से अपने दूसरे गाल पर भी उंगली रख वहीं अमल दोहराने का इशारा किया, तो रूही ने इसके दूसरे गाल पर भी लब रखे और अगले ही लम्हे वो शर्माते इसके सीने में मुंह छुपा गई। ईवल का जानदार कहकर कमरे में गूंजा। इसे ईवल का इश्क बनकर अपना आप बहुत अच्छा लगता था और ईवल भी इसे अपने इश्क में डुबा इसे ज़िंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करता था। अगर वो ईवल का इश्क थी तो वो खुद भी अब इसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। रूही की गुर्बत और मोहब्बत में ईवल की ज़िंदगी हसीन हो गई थी, जबकि ईवल के महफूज हिसार में अब वो चिड़िया इसकी आदी हो गई थी। तुम क्या जानो इश्क करने वालों का हज़ार यारा कि कितना पाक होता है, कितना पुरसकून होता है। दिल से रूह में उतर हमें जीने का एक मौका देता है कि कितना हुस्न होता है, कितना लाजवाब, कितना हसीन होता है, कितना लाजवाब होता है। वो सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे जब रूही ने बेचैनी से ईवल का इंतज़ार कर रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज सुबह से ही ईवल से इजाज़त लेकर सबको डिनर पर इनवाइट किया था ताकि सब मिलकर कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन ईवल इसे तब तो हामी भर चुका था, पर अब इसका कोई अता पता नहीं था। क्या हुआ गुड़िया, आप कुछ परेशान लग रही है? राबिया के साथ बैठे अली ने धीमे से लहजे में रूही को परेशान देख पूछा। कुछ नहीं भाई, आर्यन अभी तक नहीं आया, बस इसीलिए। रूही ने फिक्रमंदी से अपनी परेशानी बताई। रिलैक्स गुड़िया, आर्यन आ ही रहा होगा। शाहबीर ने इसे तसल्ली दी, जो परेशान हो रही थी। जी पता नहीं कहाँ रह गए। रूही ने मुँह बनाया तो वो चारों इसकी बेसब्री देख मुस्कुरा दी। चले हम खाना खाते ही, इन्हें आना होगा तो आ जाएंगे, रूही ने टाइम देखते कहा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और वो सब वील का इंतज़ार में बैठे थे। लेकिन अब रूही की बात सुन डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए थे, जबकि वो बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने से आते ईवल को देख रूही ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। अब बहुत जल्दी नहीं आ गए? वो इसके पास जाकर रुकती संजीदगी से बोली तो ईवल ने भूए उसका अगर इसे देखा, सॉरी जान, वो एक बहुत ज़रूरी काम की वजह से लेट हो गया था। ईवल ने इसका माथा चूम कर मोहब्बत से कहा, ऐसा कौन सा काम ज़रूरी ऐसा भी कौन सा काम ज़रूरी काम आपको पता है? हम सब आपका भी कितना वेट कर रहे थे। रूही ने इसे देख संजीदगी से कहा, जो इसकी नाराज़गी देख मुस्कुराया जा रहा था। ओह सॉरी जाना, प्लीज़ इस दफ़ा माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम पक्का ध्यान रखूँगा। ईवल ने इसका हाथ पकड़कर अपने कदम लाउंज की तरफ बढ़ाते इसे समझाना चाहा, लेकिन खाली लाउंज देखकर इसने रूही को सवालिया नज़रों से देखा, जो डाइनिंग की तरफ इशारा करके थी।
Now evil sorry not no evil sorry is not accepted. रूही ने मुंह बनाते कहा, हम तो फिर क्या करूँ। इवल ने बेबसी से देखा, सबसे सॉरी करें। डाइनिंग पर चलकर वो मासूमियत से आंखें जब घुंघाती बोली तो इवल ने इसके पास होते कमर में बाजू मल करके इसके लबों पर झुकते मीठी सी जिसारत की और फिर इसके गाल चुपता पीछे होता इसीलिए डाइनिंग की तरफ बढ़ गया, जबकि वो सारी इतफाक पर बुखला से सुर्ख चेहरा झुका गई थी। डाइनिंग पर आते इवल की नज़र इंसानों पर पड़ी जो मुस्कुराकर आपस में बातें कर रहे थे। इवल को देख संजीदा होते इसकी तरफ देखने लगे, जिसका मतलब समझते वो धीरे से मुस्कुरा दिया। लेट होने के लिए माजरत चाहता हूँ। वो धीरे से कुर्सी खींचकर बैठने लगा तो सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा और फिर कुछ ही लम्हों बाद कहका लगा उठे कि इवल सबको मुस्कुराता देख पहले रूही को देखने लगा और फिर इसे भी मुस्कुराते देख खुद भी मुस्कुरा दिया। आज एक बार फिर पूरा लॉन इनके कहकों से खिल उठा था। वो सब साथ मुस्कुराते ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके थे, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक दूसरे का साथ और मोहब्बत भरा एहसास इनके जीने की वजह बन चुकी थी। ख़त्म शुद्ध। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। तो ये भी लास्ट पढ़ ही लेती हूँ। चलो छोड़ो, वक्त जैसा भी था गुजर गया। अब कुछ यादें बनाते हैं, जहाँ खुशियों के संग मिलकर एक नई उम्मीद की दीप जलाते हैं। चलो छोड़ो, अब कुछ नया करके दिखाते हैं। तो हमारा नावल एंड हो चुका है। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत। और आप लोग भी कोई नावल रीड आउट करवाना चाहते हैं या वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अब रात के 12 बज रहे हैं तो मैं भी ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।